एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल और वाइज यूज, जिसे हम बोलते हैं स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो जो हमारी अर्थ है उस पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब लाइफ को बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कि हमें पहली बात तो नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें इस तरीके से यूज़ करना होगा जिससे जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, उनका रिस्टोरेशन हो सके और रीजनरेशन हो सके। जैसे कि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हम दूसरी जगह पर पेड़ों को लगाएं भी, जिससे पेड़ रिस्टोर हो और रीजनरेट हो, राइट। इसके साथ ही साथ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनका हमें रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है और जुडिशियस यूज़ करना है, ठीक है। हमें ना सोच कर चलना है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो आखिर में एक ना एक दिन तो ख़त्म होने हैं, तो हम उन्हें वेस्ट ना करें फालतू में, हम उन्हें एकदम रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करें, राइट। तो हमारे साइंटिस्ट जब इन एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं, जो रिसोर्सेज के बारे में जब ये स्टडी करते हैं, तो ये हमें वार्न कर रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका जो इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब इनका जो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है ना, इसकी वजह से एक तो पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। देखो पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूशन जो है, पहली बात तो जो पेड़ होते हैं पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो पेड़ क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जॉर्व ये कर लेता है ये वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इसकी ये जो लकड़ी है ना, इसको जब जलाया जाएगा तो उससे भी कार्बन निकलेगा, और ये जो कोयला और पेट्रोल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं इन सभी से भी तो पॉल्यूशन होता है ना। तो इन सभी चीज़ों का ना हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। इररिस्पॉन्सिबल से तो पॉल्यूशन होता है, इसके साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो अर्थ है इस पर लाइफ की जितनी भी वैरायटीज़ हैं, लाइफ की वैरायटीज़ जैसे कि जो अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं, जैसे ह्यूमन अपने आप में एक स्पीशीज़ है ना, अलग अलग एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी अपने आप में एक स्पीशी है, अलग अलग लाइफ के टाइप हैं, ये वैरायटी है लाइफ की, ठीक है। ऐसे ही टाइगर एक अलग स्पीशीज़ है, लायन एक अलग स्पीशीज़ है, एक तरफ एलिफेंट जो है वो एक अलग स्पीशीज़ है, राइट। तो ये सारी जो वैरायटी है लाइफ की, ये क्या होती है, इसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। प्लांट में भी ऐसी होती है अलग अलग स्पीशीज़, जैसे कि आम का पेड़ होता है, जैसे कि नीम का पेड़ होता है ना। तो ये जो लाइफ की वैरायटी है अर्थ पर, जब ये खत्म होने लगती है तो इसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है इनके इररिस्पॉन्सिबल यूज से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। जैसे पूरा जो जंगल है वो काट दिया जाता है तो वहाँ पर जितने भी जानवर रहते होंगे वो वहाँ से चले जाएंगे या वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका घर खत्म कर दिया तुमने, राइट। तो क्या हो रहा है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज भी होता है। क्लाइमेट चेंज जैसे कि जहाँ पर कभी बारिश ना होती हो, जैसे डेजर्ट रेगिस्तान जो होता है वहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, लेकिन क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो गया, किसकी वजह से, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट की वजह से, इनके गलत तरीके से यूज़ की वजह से, जिससे पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उस डेजर्ट में क्या होने लगेगा, फिर बारिश होने लगेगी, और जहाँ पर कभी बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ने लगेगा। तो इससे लोगों को भी दिक्कत होगी, वहाँ के इकोसिस्टम को भी दिक्कत होगी। अभी जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया में एक सिटी है जिसमें जो है वहाँ पर कभी बारिश नहीं होती थी लेकिन वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो ये क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल है जो हम देख पा रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज, ये सभी चीज़ रिसेंट ईयर्स में जो है वो बहुत तेज़ी से होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम किताबी बात पढ़ रहे हैं, ये रियलिटी है जो आज के टाइम पर हम फेस कर रहे हैं, राइट। अब हम देखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्टोरेशन और रीजनरेशन। अब वैसे तो हम रिस्टोरेशन और रीजनरेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे वो दो एग्जांपल्स देखेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका किस तरीके से उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितनी तेज़ी से वो रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तेज़ी से हम उनका यूज़ कर ले रहे हैं। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिस्टोरेशन और रीजनरेशन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है ग्राउंड वाटर का। तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। इरिगेशन मतलब जो सिंचाई की जाती है ना, खेतों में जो पानी डाला जाता है फसल के लिए, वो चीज़ होती है इरिगेशन। तो कई सारे स्टेट में क्या होता है, ये जो एक्सट्रैक्शन रेट है ग्राउंड वाटर को निकालने का, ये ज़्यादा है देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड। मतलब क्या है कि जो पानी निकाला जा रहा है वो ज़्यादा निकाला जा रहा है और जो पानी
भर रहा है दोबारा से वो कम भर रहा है। अब इसको समझो एक बकेट के एग्जांपल से तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लो ये है एक बकेट, ठीक है, ये बकेट जो है वो पूरी पानी से भरी हुई है, ठीक है, तो ये हमारा वाटर टेबल है, इतना मान के चलो। अभी अब क्या है कि एक बॉटल है, जिस बॉटल से हम इस बकेट को जो है वो भरते जा रहे हैं एक तरफ से, ठीक है, इसमें पानी जो है वो कभी कभी हम डाल रहे हैं जिससे इसमें पानी भरेगा, और एक तरफ हम इसमें से पानी को निकाल रहे हैं। तो मान लो हमने जो है वो इतना पानी इसमें से निकाल लिया, तो अब ये बकेट कितनी रह गई, 1 सेकेंड, हाँ, अब इसमें जो पानी रह जाएगा वो इतना रह जाएगा यहाँ तक, ठीक है, ये इतनी खाली हो चुकी है अब बकेट। तो अभी हमने इस बॉटल से इसमें डाला पानी, जब पानी डाला तो इस बकेट में कितना पानी भरा, सिर्फ इतना भरा, वो बकेट जो है वो कितनी खाली हो गई, इतनी खाली हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें से पानी निकालेंगे, तो हमने निकाला इसमें से पानी, कुछ इतना पानी हमने वापस से निकाल लिया, तो अब क्या होगा, अब ये बकेट जो है वो और ज़्यादा खाली हो जाएगी, अब इसमें पानी रह जाएगा सिर्फ इतना, ठीक है, और जो हमारी बॉटल थी उसने इसमें पानी कितना भरा, उसने इसमें पानी भर दिया इतना पानी, तो अब इसमें इतना पानी हो गया। फिर हमने दोबारा से इसमें से पानी निकाल लिया तो ये बकेट और खाली हो जाएगी, है ना। सपोज हमने इतना पानी इसमें से और निकाल लिया तो अब इस बकेट में इतना पानी रह गया। तो जहाँ पर जो ग्राउंड वाटर टेबल जो था, मतलब यहाँ पर तो वैसे बकेट का एग्जाम्पल है, तो बकेट एक टाइम पर यहाँ तक पूरी भरी थी, ठीक है, लेकिन इसमें हमने पानी भी डाला और पानी निकाला भी, तो पानी निकालने का रेट ज़्यादा था तो बकेट का जो लेवल है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर हमने और पानी निकाला तो बकेट का लेवल और नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया। फिर क्या होगा, जब जो बॉटल है जो पानी भर रही थी वो इतना पानी भर पाएगी, और हम जब नेक्स्ट टाइम इसमें से पानी निकालेंगे ना तो ये पूरी बकेट खाली हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ एक खाली बकेट, पानी बचता ही नहीं है। तो ये सेम कहानी है हमारे ग्राउंड वाटर की, जो हमारे अर्थ में है, पानी के जो निकालने का रेट है वो ज़्यादा है और जो रिप्लेनिश होने का जो रेट है वो कम है। तो इसे हम बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब जो घाटा, यानी कि जो कमी हो रही है वाटर टेबल में, ये कमी जो है वो बढ़ती चली जाती है टाइम के साथ साथ, और ग्राउंड वाटर को निकालने की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होने लगती है। कॉस्ट ज़्यादा कैसे होने लगती है, जैसे एक टाइम पर जो है वो ग्राउंड वाटर, मान लो ये ग्राउंड वाटर है, ठीक है, अब इस ग्राउंड वाटर में जो है जो लेवल है इसका वाटर टेबल का वो यहीं तक ही है, पूरा भरा हुआ है ये ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जब हम इसमें जो बोरिंग करवाते हैं ना समर लगवाने के लिए, तो मान लो हमने यहाँ तक गड्ढा खुदवाया, यहीं से ही हमें पानी मिल गया, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये वाटर टेबल जो है वो नीचे चला गया और पानी, अब यहाँ पर पानी नहीं बचा, ठीक है, अब पानी सिर्फ इतना रह गया है। तो अब हमें और गहरा गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, यहाँ पर खुदवाना पड़ेगा पानी निकालने के लिए। तो फ्री में थोड़ी ना ये गड्ढा खुदेगा, है ना, फ्री में बोरिंग तो नहीं होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ग्राउंड वाटर की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी, ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे अभी हमने बकेट के एग्जाम्पल से समझा था। तो ये प्रेडिक्ट किया गया है कि हमारी कई सारी जो ग्रोइंग सिटीज़ हैं उनमें जल्दी ही ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वहाँ पर पानी ही नहीं बचेगा। तो कुछ इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं इसी ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो लंबे समय से चली आ रही प्रैक्टिसेस हैं, उसमें क्या क्या है, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग आती है। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि जब बारिश होती है तो उस बारिश का पानी जो है वो भर के रख लिया जाता है। कैसे भर लेते हैं, एक गड्ढा खोद लिया जाता है बड़ा सा, ठीक है, और इस गड्ढे में जब बारिश होती है तो इसमें पानी जो है वो भर जाता है, और इस पानी का यूज़ फिर ये लोग इरिगेशन के लिए, पीने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके अलावा जो पॉन्ड्स हैं, जो टैंक्स हैं, उनका रिजुविनेशन किया जाता है, मतलब जो गड्ढा वगैरह या जो टैंक वगैरह बनाए गए हैं उनमें कोई गाद वगैरह भर जाती है अगर, तो उसको साफ़ करना, अगर इनमें गंदगी हो गई है तो उस गंदगी को निकालना, है ना, उन्हें और गहरा कर देना, तो वो उनका रिजुविनेशन होता है। इसके अलावा जो वाटर है इसका वेस्टफुल कंजम्पशन जो होता है उसको रोकना। तो वाटर के वेस्टफुल कंजम्पशन में जो है वो हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे आजकल क्या होता है ना, जैसे ब्रश भी किया जाता है तो जो टैप होता है, जो टंकी होती है, उसको चला छोड़ दिया जाता है, पानी आराम से निकले जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, कोई चिंता ही नहीं है। जब कपड़े धोए जाते हैं तो जो पानी में से कपड़े निकाले जाते हैं उस पानी को डायरेक्टली फेंक दिया जाता है, जबकि उस पानी का यूज़ हम अदर पर्पसेस में कर सकते हैं ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे पाइप लगाया और घर की धुलाई कर देते हैं डायरेक्ट पानी से, बिल्कुल साफ पानी है और वो पानी का वेस्टेज ही है ऑब्वियसली। तो हम क्या कर सकते हैं, उस धुलाई में उस कपड़े के पानी का यूज़ कर सकते हैं ना।
तो हमें ना इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना होगा कि हम पानी को वेस्ट ना होने दें। इनफैक्ट इसकी एक बूंद भी वेस्ट ना हो, जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतना यूज़ लिया, बाकी हम पानी को वेस्ट ना करें। और ये बात सिर्फ पानी में नहीं, ये हर नेचुरल रिसोर्स में आती है, क्योंकि हर नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए कीमती है ना। जैसे जो बिजली होती है, कुछ लोग क्या करते हैं, पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, चला यहाँ पर कोई नहीं बैठा है लेकिन फिर भी पंखा चलता रहता है। जो लाइट है वो जलती रहती है। तो अगर लोगों से कहो भी तो वो क्या कहते हैं कि यार तुम्हें थोड़ी ना बिजली का बिल देना है, हम पे कर रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो बात सिर्फ पे की नहीं है, बात सिर्फ मनी की नहीं है, बात ये है कि उसके पीछे क्या चीज़ लग रही है। जो घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसके पीछे तो कोयला जलाया जा रहा है ना, कोयला जलाकर जो है वो बिजली बनाई जा रही है। तो कोयला हमारा नेचुरल रिसोर्स नहीं है क्या? क्या ये खत्म नहीं होगा? हमने देखा था कि भारत में अगले 50 सालों के लिए भंडार रह गए हैं। और दूसरी बात, कोयला जलाने से पॉल्यूशन भी होता है। तो अगर आपके घर में जो है वो फालतू लाइट जल रही है, उसका मतलब है कि पीछे पॉल्यूशन भी हो रहा है, राइट। ये बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है। तो हमें जो है वो अवेयर होने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है और लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है। अब जैसे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग अपने घर में समझाओगे और बाकी लोगों को समझाओगे कि भाई ये पानी वानी ऐसे वेस्ट नहीं करना है, वरना एक दिन क्या होगा, हमारे पास पानी की कमी पड़ जाएगी, पानी नहीं होगा बिल्कुल भी हमारे पास में। तो हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, इनके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी है। हमें ये सोच नहीं रखनी है कि जो है हम अकेले करके क्या करेंगे। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं ऑब्वियसली कि क्या होता है ना, कि ये सोचते हैं कि सामने वाला अगर ये नहीं कर रहा है, सामने वाला खूब पानी चला रहा है, खूब बिजली जला रहा है, तो हम भी ऐसा करेंगे। अगर हम अकेले पानी को बचाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो, भारत में जो है वो कितनी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर सभी लोग ये सोचेंगे कि हम अकेले बचा के क्या करेंगे, तो सभी लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, सभी लोग जो है वो वेस्ट करेंगे पानी को। लेकिन अगर धीरे धीरे 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग अगर ये सोचेंगे, पानी को बचाएंगे, तो पानी धीरे धीरे बचने लगेगा ना। उसी में ही 140 करोड़ में भी हम भी आते हैं ना, मैं भी, तुम भी, बाकी सब लोग भी आते हैं। सो कीप इन माइंड कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, जिसमें पानी भी है। मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, पानी, जो सॉइल होती है, मतलब सॉइल में भी जो है वो कचरा वगैरह नहीं करना है, कहीं पर भी कचरा नहीं डालना है। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं कि हमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, हमारे नेचुरल रिसोर्स का वाइज यूज़ करना है, राइट। मतलब कि हमें नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से यूज़ करना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग है, पॉन्ड्स और टैंक्स का रिजुविनेशन है और वाटर का वेस्टफुल कंजम्पशन को रोकना है। इसके अलावा वाटर को प्रोसेस करना और उसको रीयूज़ करना है। मतलब जो अब मैंने अभी कपड़े का पानी का एग्जांपल दिया था ना, उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज जो गंदा पानी छोड़ देती है ना डायरेक्ट नदियों में, तो उस गंदे पानी को ट्रीट करके उसमें से जो केमिकल्स वगैरह उनको निकाल के वापस से हम फैक्ट्री में उन्हें यूज़ कर सकते हैं उस पानी को। तो उससे भी पानी बचेगा, उस वो वेस्टेज नहीं होगी। इसके साथ ही साथ जो रिवर की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो ख़त्म हो रही थी, वो भी ख़त्म नहीं होगी। रिवर में भी जो है वो लाइफ बनी रहेगी, राइट। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया ग्राउंड वाटर का। अभी दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के इम्प्रॉपर यूज़ का, जिससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। जो हमारी सॉइल है उसकी क्वालिटी, उसकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। अब जैसे इससे क्या होता है ना, इससे जो है वो क्रॉप फेलियर भी हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए। पेस्टिसाइड मतलब कि जो फसल में कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े ना लगें इसलिए वो पेस्टिसाइड डाला जाता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है, उसमें क्रॉप जो है वो पैदा नहीं होती है और एक टाइम पर क्रॉप फेलियर हो जाता है। तो कम टाइम में तो ऐसा लगता है कि फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक सॉइल पूरी तरीके से कह सकते हैं हम बीमार हो जाती है ना। तो उस बीमारी को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा। उसमें कोई भी केमिकल हमें नहीं डालना है। तो जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है ना, वो सॉइल को हमारी मदर अर्थ का ही पार्ट मानती है। मदर अर्थ मतलब जो हमारी धरती माँ है, उनका ही पार्ट माना जाता है सॉइल को भी। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में जैसे कि काऊ डंग है, जो गाय का गोबर होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में। अदर नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो केंचुए से खाद बनाई जाती है और जो किचन का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, ऐसे सब्जियों वगैरह का छिलका वगैरह जो भी निकलता है, फ्रूट्स का छिलका जो होता है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, केमिकल ना हो, आर्टिफिशियल ना हो, ठीक है, उससे नेचुरल फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है। इसके अलावा मल्चिंग की जाती थी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में। तो ट्रेडिशनली तो कुछ इस तरीके से मल्चिंग की जाती थी,
ये जो बिछाया गया है ना, ये क्या है, ये क्रॉप रेसिड्यू है। जब खेत में फसल काटी जाती है ना तो ऊपर ऊपर से तो काट ली जाती है, लेकिन नीचे नीचे उसका जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, तो उसी पार्ट को निकाल कर एक खेत में बिछा दिया जाता है। और यहीं पर साथ ही साथ में यहाँ पर क्रॉप भी हो रही है, फसल भी हो रही है। तो इसके बिछाने के क्या फ़ायदे हैं सॉइल के ऊपर? इसका फ़ायदा ये रहेगा कि सॉइल का मॉइस्चर नहीं उड़ेगा, ना ही सॉइल यहाँ से उड़कर कहीं जाएगी, और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। और प्रेजेंट टाइम में कुछ इस तरीके से मल्चिंग की जाती है। ये जो प्लास्टिक की शीट है, ये प्लास्टिक की शीट जो है वो बिछा दी जाती हैं, बीच बीच में छेद कर दिए जाते हैं, जिससे ये पेड़ जो है वो यहाँ से निकल रहे होते हैं, या जो क्रॉप है वो निकल रही होती है। तो ये होती है मल्चिंग। इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग की जाती है। मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है? इस तरीके से एक ही खेत में कई सारी जो क्रॉप्स हैं वो उगाना। जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉप हो रही है, ये सेम क्रॉप है, राइट, ये कुछ अलग क्रॉप है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। जैसे कि हम एक ही खेत में वीट भी लगा सकते हैं, वहीं पर कहीं पर एक जगह पर सरसों लगा सकते हैं, कहीं पर चना लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे सॉइल की जो हेल्थ है वो बनी रहती है, और हम सॉइल का होलिस्टिक मैनेजमेंट कर पाते हैं, राइट। तो हमें ना इन्हीं प्रैक्टिसेस से सीखना चाहिए और इनको हमारी करंट सिचुएशन में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम आगे जो भी डिग्रेडेशन होगा सॉइल का उसे हम रोक सकें, हमारी सॉइल की क्वालिटी ख़राब ना हो सके, राइट। तो हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है सॉइल को रिप्लेनिश करने की और रिजुवनेट करने की, मतलब सॉइल को हमें ट्रीट करने की ज़रूरत है। इसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं या जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। वरना जैसे ग्राउंड वाटर की कहानी है ना, कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा अगर इसी तरीके से यूज़ चलता रहा, तो वैसे ही सॉइल की भी कहानी है। अगर इसी तरीके से इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते रहे ना, तो कुछ सालों बाद जाकर सॉइल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इससे कोई भी फसल नहीं पैदा होगी, और फिर क्या होगा? खाने की कमी पड़ेगी लोगों में। तो अगेन हमें ज़रूरत है अवेयर होने की और अलर्ट होने की, राइट, और लोगों में भी अवेयरनेस फैलाने की। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सब, ये किताबी बातें नहीं हैं, ये रियलिटी है। तो हम इसकी कुछ केस स्टडीज़ भी देखेंगे, जैसे कि पंजाब की एक केस स्टडी देखेंगे जहाँ पर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी केसेस देखेंगे, जैसे कि सीमेंट का एक केस है। इसके अलावा हम सिक्किम से एक केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो कि इस हेडिंग का मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो हेडिंग है ना एक अपने आप में काफ़ी बड़ी है, तो धीरे धीरे कुछ वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पंजाब की केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन ये बात याद रखना कि हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना है, ठीक है। मतलब हमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, हमें अवेयर रहना है और लोगों में अवेयरनेस फैलानी है, ओके। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।